नमस्कार, कहाँ से किताब में आप सबका स्वागत है। और ये बहुत खास प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में, पढ़ने लिखने में उनकी दिलचस्पियों के बारे में और किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। और आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक देवदत्त पटनायक जी, और आज हम उनका स्वागत करते हैं कहाँ से किताब में। नमस्ते। नमस्ते। सर, बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी कि आप आए इस प्रोग्राम में और आज आप आए हैं। मैं एक सवाल जो जिससे मैं शुरुआत करता हूं वो ये होता है आमतौर पर कि आपने हाल फिलहाल पिछले दिनों कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी या पढ़ रहे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहें, और क्या चीज उनमें सबसे खास लगी, अगर आप बताना तो चाहें। मैं ज्यादातर किंडल में पढ़ता हूँ क्योंकि किंडल में आसान होता है बुक्स कैरी करने में। और ये दो किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। आई एक्चुअली शो यू। एक जी है डॉन ऑफ एवरीथिंग बाय डेविड वेनग्रो और डेविड ग्रेबर। तो ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। इट्स लाइक फैंटास्टिक। मतलब मैंने ऐसी किताब बहुत सालों बाद पढ़ी है। ये सब लोग इसी की किताब के बारे में पूरी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं। ये आर्कियोलॉजी और जी एंथ्रोपोलॉजी को लेके पूरी दुनिया का जो हमारा जो जी व्यू है, जी पाषाण युग का, जी फिर कांस्य युग का, फिर ब्रॉन्ज एज का, आयरन एज का, पूरा जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ऊपर नीचे कर रहा है। ये जो जी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो पूरा चेंज कर रहा है। स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि स्टेट का मतलब क्या है, जी एक ये पूरा। तो दिस इज माय न्यू फेवरेट। इनफैक्ट मैंने ये ऑथर को कांटेक्ट भी कर लिया, डेविड वेनग्रो को, कि मुझे आपसे बात करनी है। सो ही वाज वेरी काइंड, ही कनेक्टेड विद अच्छा जी। और इसके अलावा भी कोई किताब सर पढ़ी पिछले दिनों? फिर ये है, फिर एक है सुमित गुहा, एक बहुत ही फेमस इंडियन हिस्टोरियन है सुमित जी गुहा। उनकी किताब बियॉन्ड कास्ट, जो जातिवाद के ऊपर बहुत हिस्ट्री जी पढ़ते हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं। और उनकी ये नई किताब मैंने देखी, आई जस्ट हैपन टू सी, तो हिस्ट्री एंड कलेक्टिव मेमोरी इन साउथ एशिया। हम्म, हिस्ट्री तो लोग, मतलब हम जो कहते हैं इतिहास, इतिहास की जानकारी कहाँ से आई है? इतिहास सब्जी की तरह नहीं आता है प्रकृति में, ये संस्कृति के अंदर आता है। ये जी और ये हमने इतिहासकारों का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, वो कहाँ से आई, ये जी जाति जिसे हम कहते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियन, जी ये कहाँ जी से आए, उनका जो हिस्ट्री क्या है। जैसे राजस्थान में चरण होते हैं, उसके पहले सुत जी होते थे। तो ये सब जो मिराजी थे, तो ये सब जी लोग जो थे कहाँ से आए, कैसे इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, जी और उसके ऊपर बहुत ही अलग तरीके से सोच है। ये मैंने कभी देखा, मतलब ये ऐसे एकेडमिक बुक्स में ज्यादातर पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, तो आपके सामने जहन में कौन सी लिस्ट आएगी जो आपको सोचना ना पड़े और आपको नाम याद आते चले जाएं? सबसे प्रिय एनसाइक्लोपीडियाज होते किताबें हैं, आपकी कुछ? ज्यादातर एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं। विकीपीडिया अच्छा मेरा फेवरेट है क्योंकि फटाफट 80% एक्यूरेसी होता है उसका, 100% जी एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन सचमुच मैं कहूँ तो विकीपीडिया जितना काम किया है दुनिया के लिए और कोई नहीं किया है। आपको फटाफट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी पात्र के बारे में मोटा मोटी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल नहीं, जैसे मैंने कहा 80% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैं ज्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, मैं फिक्शन नहीं पढ़ता कभी, बहुत कम पढ़ता हूँ फिक्शन, बट मुझे नॉन फिक्शन बहुत पसंद है। एंड विकीपीडिया इज ऑनेस्टली, वो तो किताब नहीं है, वो वेबसाइट है, लेकिन मैं डिजिटल युग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे दैट इज माय फेवरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एनसाइक्लोपीडियाज पहले से मेरा लव फॉर एनसाइक्लोपीडियाज इज बिग। लेकिन ये जो इसके पहले एक बचपन में एक बुक था, वेट्टम मणि पौराणिक एनसाइक्लोपीडिया, जहां से वो बहुत ही फेमस भारतीय विद्या भवन की किताब है, वेट्टम मणि की पौराणिक एनसाइक्लोपीडिया। दैट वाज माय फेवरेट। वहां से मुझे पता चला कि कैसे एनसाइक्लोपीडिया में फटाफट जल्दी ज्ञान मिल जाता है, जो आपको टाइम नहीं, अगर सब किताब नहीं पढ़ने का टाइम है तो आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए, उसमें ब्रीफ में आपको मिल जाएगा। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप अपनी किताबों में इतनी गहरी बातें लिखते हैं, मतलब भारतीय धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई और धार्मिक साहित्य से जुड़ी हुई, और फिर जब आप ये कहते हैं कि विकिपीडिया मेरा फेवरेट है, तो आपको ये नहीं लगता कि कुछ लोग ये कहेंगे अरे ये तो विकिपीडिया में तो बहुत ऊपर ऊपर की चीजें होती हैं? तो गहनता से डूबने वाला इंसान ये कह रहा है कि विकिपीडिया फेमस है, तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं हो जाता, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात? कुछ क्योंकि लोग ये लोग तो सोच कहने सकते के लिए कुछ भी हैं। कहेंगे।
ज्यादातर जो लोग पढ़ते नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। जो पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि जैसे मुझे रामायण महाभारत का गहन अध्ययन है, और मैं जब जाता हूँ विकिपीडिया में, देखता हूँ कि उसमें बहुत ही फेयरली गुड इंफॉर्मेशन है। एज आई सेड 80% एक्यूरेसी, नॉट 100%। लेकिन हर लेखक का, अगर आप जस्ट बिकॉज वो प्रिंटेड किताब है और वो प्रिंट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका डीप रिसर्च है। मुझे कितने किताब पढ़े देखे हैं मैंने जो बहुत ही अच्छी तरीके से बाउंड हुए हैं, सोने के रंग हैं, लाइब्रेरीज में हैं, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट झूठ लिखा हुआ है, बेवकूफी चीजें लिखी हुई है। तो एक एक किताब में ज्ञान क्या है वो ज्ञानी के ऊपर डिपेंड करता है, वो केवल लेखक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप उससे क्या निकाल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का फर्क होता है ना, जिस हाथ में किताब रखने से आप ज्ञानी तो नहीं हो जाते। तो किताब से ज्ञान निकालना वो जो रीडर है उसका काम है, वो लेखक का काम नहीं है। तो ये लोग समझते नहीं है। ये जो एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, तो रिसीवर का भी काम है कि ट्रांसमीटर को जांचे, वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसे पढ़े, उसको फिल्टर करे। तो मुझे पता है कि विकिपीडिया में क्या लेना चाहिए, वहां पे रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, JSTOR जा सकते हो। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मुझे कोई कहता है कि नहीं विकिपीडिया नहीं है, मैंने बोला कितना आपने किया है, दिखाइए मुझे। उससे और किताबें आपको पसंद। तो ज्यादातर लोग जो पढ़ते नहीं है उनका ओपिनियन ज्यादा होता है, जो पढ़ते ज्यादा है उनके ओपिनियन कम होते हैं। कम होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे आप लिखते हैं धार्मिक साहित्य के आसपास की चीजें और उसमें बहुत सारी गहन चीजें निकाल करके लाते हैं जो बहुत सारे नए लोगों को उस तरफ मोड़ती भी है, उनकी एक समझ भी बनाती है। और इस माहौल में जब इतनी ज्यादा रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रही हो, जब आहत भावनाओं का, हर्ट सेंटिमेंट का एक पूरा मंजर हमारे सामने खुला हो, तो उसमें कितनी बड़ी चुनौती होती है इन विषयों पर लिखना जिन पर आप लिखते हैं, धर्म से जुड़े हुए मुद्दे। क्या होता है कि लेखक क्यों लिखता है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो लेखक मैं लिखता, जैसे तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो उन्होंने कहा ये मैंने आत्मरति के लिए लिखा है, मैं वो प्रचार के लिए नहीं लिखे थे। वो लोग उस समय, हाँ, तो वो नहीं कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ। उस समय उनके कितनी ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया था कि आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो, अवधि में क्यों लिख रहे हो, ये संस्कृत की भाषा है, भगवान की भाषा है, संस्कृत को आपने अवधि में कैसे लिखी। तो उस समय उसका बहुत लोगों ने विरोध किया था। तो ये विरोध करना अल्प बुद्धि लोगों का टाइम पास है। जिसके जो बुद्धि और सरस्वती की पुजारी है वो कभी विरोध नहीं करता, वो पढ़ता है, विचार करता है और बोलता है कि अच्छा ये किताब मुझे पसंद है, ये कुछ मुझे। जो विरोध करता है वो सरस्वती का पुजारी नहीं है। तो ऐसे लोगों से क्या करेंगे हम लेखक लोग? ऐसे लोग तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जिन्हें सरस्वती बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वो लाइब्रेरी को कंट्रोल करना चाहेंगे। अभी देखिए, अभी आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में आप सरस्वती की मूर्ति देखेंगे, सरस्वती के हाथ में वीणा है ना, वीणा से संगीत निकलता है। और पहले जमाने में मौखिक परंपरा होता था, किताब नहीं होती थी, तो ज्ञान जो था मौखिक था, किताब में नहीं था। अभी लाइब्रेरी में ठीक सरस्वती के मूर्ति के नीचे लिखा गया साइलेंस प्लीज। तो सरस्वती की मूर्ति रखे हैं जिनके हाथ में वीणा है और लाइब्रेरी ने उसके नीचे लिखा है साइलेंस प्लीज। मतलब ना वीणे बजेगा, ना मौखिक परंपरा से ज्ञान मिलेगा। यहां से ज्ञान कैसे आएगा? ये कहां से आया ये सिस्टम? और कोई दर्शन भी नहीं करता है देवी का। वो जो टीचर, प्रिंसिपल जो भी बनाया है, वो बनाते हैं तो उनको इतना भी समझ नहीं है कि ये लिखा हुआ है। मौखिक परंपरा की जो दुनिया है वहां पे तुमने साइलेंस प्लीज लग दिया है, कैसे? तो ज्ञान थोड़ी ना साइलेंस से आता है, ज्ञान बातचीत से आता है, उपनिषद से आता है। पढ़ाई, किताब तो एक माध्यम है ताकि दूर दूर तो ज्ञान जा सके, एक माध्यम है। ज्ञान और किताब में बहुत फर्क होता है। जी, मैंने असल में ये सवाल इसलिए पूछा था कि एक लेखक के बतौर क्या ये चीजें, ये हंगामे जो हैं हर्ट सेंटिमेंट वाले, या ये जो पॉलिटिकल हंगामे हैं, ये प्रभावित करते हैं एक लेखक के बतौर लिखते समय, या ये ध्यान में आता है कि भाई ये इससे थोड़ा एहतियात रखनी चाहिए या संभाल कर लिखना चाहिए लिखने ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान का काम क्या है? मूर्खता को निकाल देना, क्योंकि मूर्खता एक जहर है, एक जहर है जो सब जगह फैला हुआ है।
और जहां जहर होता है वहां पे ऐसे लोग बैठे रहते हैं। तो उनकी भलाई के लिए हमें ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। लेकिन मूर्ख को जब आप ज्ञान दोगे, जैसे बच्चों को अगर आपने कहा कि देखो ये मेडिसिन है, ये तुम्हें लेना पड़ेगा, तो बच्चा रोने लगता है। अगर आप बच्चे को स्कूल लेके जाओगे तो बच्चा रोता है। अगर आप नर्सरी स्कूल में जाए तो रो रो के जाता है, लेकिन माँ बाप को फोर्स करके ले। ऐसे ही ये बड़े लोग हैं, ये बच्चे हैं, इनको डर लगता है ज्ञान से, विज्ञान से, तो बहुत डर लगता है। तो वो लेखकों के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको डर लगता है। तो मैं जब इनको देखता हूं मुझे लगता है बच्चे हैं, और बच्चों के साथ भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब उनको इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे उनसे उनसे लगता है जैसे, कैसे डर लगता है, जैसे कि आपने किसी रास्ते में चलते समय आपने एक पागल कुत्ते को देखा, तो डर लगता है पागल कुत्ते से, लेकिन दया भी आती है कि बेचारा वो खाया नहीं है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे हम पागल कुत्ते को मैनेज करते हैं कि देखो दूर रहो, उसे धीरे धीरे, या जो भौंकता रहता है कुत्ता, उसके आपको मैनेज करना पड़ता है उससे, तो वैसे ही उन्हें मैनेज करना पड़ता है, और कोई नहीं। उनको ये नहीं कि वो कुछ महान आत्मा है जिनसे मुझे डरना है। मुझे ये पशु हैं जिनसे हमें बचाव करना है, लेकिन वो पशु, वो सचमुच में मनुष्य रूपी पशु है, उसमें मनुष्यता है, इसलिए हमें उसे ज्ञान देना चाहिए। तो वो मेरा एम है कि देखो ज्ञान तो एक दिन कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा इस पशु में। तो इसलिए मैं प्रयत्न करता रहता हूँ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से ये ज्ञान उन तक पहुंचाता हूँ। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प सवाल ये बनता है सर कि आमतौर पर जब, चूंकि ये सरकारें ऐसी हैं जो धर्म को बहुत तरजीह दे रही हैं अपनी पॉलिटिक्स में, उसमें आप जैसे लेखक के लिए तो बहुत आसान था कि आप साथ हो जाते सत्ता के, और उसके तमाम फायदे होते हैं सत्ता के साथ के। लेकिन आप तो तमाम मुद्दों पर लड़ते भिड़ते भी रहते हैं, आलोचना भी करते रहते हैं। तो ये जो धर्म से जुड़े हुए विषयों पर लिखते हुए एक उल्टी धारा में बहने का जो एक आपका जो अमल है, वो किस तरह से आपके अंदर आया? मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है? धर्म का धारा नहीं होता जी। अगर धारा बनाया जाता है तो वो मूर्ख लोग करते हैं। तो अभी किसके हाथ में तलवार है वो थोड़ी ना ज्ञानी है, किसके हाथ में निधि है, क्या वो, उसके पास सरस्वती नहीं है, उसके पास लक्ष्मी है। जिसके हाथ में तलवार है उसके पास दुर्गा है, शेरावाली है, सरस्वती नहीं है। हम सरस्वती वाले लोग हैं। अभी धन की आवश्यकता सबको है, सुरक्षता की आवश्यकता सबको है। अभी नेता लोग सरस्वती से प्यार थोड़ी ना करते हैं, वो उनको धन चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें सरस्वती नहीं चाहिए। ये धर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो शब्द इस्तेमाल करने से गेरुआ वस्त्र पहन के कोई सन्यासी थोड़ी ना होता है। वो तो नौटंकी भी करने वाले लोग पहनते हैं ना। नौटंकी वाला अगर वो रावण का वेश पहनता है, इसका मतलब नहीं वो रावण है। नौटंकी वाला जो रामलीला करता है, वो राम का वेश पहनता है, वो राम जी थोड़ी ना है। उस समय वो राम जी का रोल कर रहा है। वैसे ही जब राजनीति लोग धर्म की बातें कर रहे हो, बातें उनको, उनके साथ शास्त्रार्थ कर दो, देखेंगे कुछ नहीं पता है उनको, कोई कुछ नहीं पता, इसे चिल्लाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो वो ऐसे ही लोग हैं। तो हम उनको, हमने बनाया है उनको धर्म का, धर्म उन्हें समझ, उन्हें धर्म कुछ समझ में नहीं आता। मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, प्राइवेटली जानता हूँ, पब्लिकली जानता हूँ। वो मैं उनसे कंसल्ट भी करता हूँ प्राइवेटली, उनके साथ बहुत करता हूँ। तो मुझे पता है ये मूर्ख लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो शास्त्र का ज्ञान से डरते हैं। जब आप उन्हें बताते हो पुराणों में क्या लिखा है तो उन्हें डर लगता है। उन्हें बोलते कि नहीं नहीं ये सब बातें हमको नहीं पता, हम तो बहुत सिंपल लोग हैं, हम तो सिंपल लोग हैं। ये बहुत ही वो बेसिकली लोगों को कठपुतली का खेल करने के लिए। तो इनसे जब कोई मुझे आता है, वो बड़े बड़े नाम लेके आते हैं, श्री श्री पापा फू फू नाम, तो मैं बोलता ऐसे क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो? सरस्वती जी भी ऐसे नहीं करती हैं, वो तो सफेद साड़ी पहन के एक तारा लेके घूमती रहती है यहाँ वहां, और तुम लोग ऐसे वो थिएटर बना के करते हो, नौटंकी जी करते हैं। तो वो इतना सीरियस नहीं लेते लोग, मतलब वो अपने आप को सीरियस लेते हैं, और वो उनका जो गेम चालू है, ये क्या बोलते हैं, रंगमंच में कुछ कर रहे हैं। वो जो धर्म समझना चाहता है वो मेरी किताब पढ़ेगा।
तो ये लोग अपना कुछ नहीं पढ़ते हैं, ना वेदों का ज्ञान, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना पुराणों का ज्ञान, ना वेदांत का ज्ञान, ना तंत्र का ज्ञान, ना अगम का ज्ञान, ना मंदिरों का ज्ञान, ना पूजा पाठ का ज्ञान, कुछ नहीं पता, जीरो, एब्सोल्यूट। बिकॉज अगर आप सचमुच में सरस्वती के माध्यम जाए तो आपको धारा नहीं दिखेगी, आपको समुंदर दिखाई देगा जिसका कोई करंट नहीं होता है, वो सब जगह होता है, वहीं से सब ज्ञान आता है और बहुत शांत हो जाते हो। आपको पता है कि किसके साथ बात करना है, पैसे निकालने के लिए, इससे मुझे ज्ञान, पैसे के लिए आप जाते हो श्रीमंत के पास, ज्ञान के लिए नहीं। आप पॉलिटिशियंस के साथ क्यों जाते हो? कोई पेपर लाइसेंस के लिए, कुछ आपको कुछ चाहिए, सिफारिश वगैरह वगैरह, उसका और कोई काम ही नहीं है। उसका काम क्या है? आपकी जिंदगी के लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। आप जब किताब पढ़ रहे हो तो ये क्या होता है ना, लोग ये अहंकार की दुनिया में अटक जाते हैं। तो ये अहंकार की दुनिया में हम, और राजनीति अहंकार से खेलता है और धर्म आत्मा के बारे में बात करता है। तो आत्मा और अहंकार में तो अपने आप को कोई कहेगा कि मैं धर्म रक्षक हूं, बोल दिया आपने, बोलने से थोड़ी ना धर्म रक्षक बन जाते हो, वो तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। जी, मेरी एक ये भी एक जिज्ञासा थी जो मैं सवाल में पूछना चाहता था कि इनके साथ आप खड़े हो सकते थे बड़े आराम से, है ना, लेकिन आप इनकी आलोचनात्मक मुद्रा में खड़े हुए, जो खड़े रहते हैं आप आमतौर पर, तो ये करने की मोटिवेशन कहाँ से आई? जैसे फायदे का सौदा मैं किसी के साथ नहीं हूं, ना विपरीत नहीं, ना मैं किसी के जब मैं मूर्खता देखता हूँ, गलत देखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, आलोचना करता हूँ। किसी जुट के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इधर भी मूर्ख है, वहां भी मूर्ख है। आप वामपंथी दलों में भी, ये दक्षिणपंथी दलों में भी, हर दल में सब प्रकार की चोरी मैंने सब जगह चोर देखा है, अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे लोग भी देखे हैं, सब जगह। आप लेफ्ट के तरफ जाओ, जो वामपंथी लोग हैं, वहां पे भी आपको बहुत ही ज्ञानी लोग मिलेंगे और बहुत ही मूर्ख लोग मिलेंगे। आप दक्षिणपंथी के तरफ जाओ तो वहां पे भी आपको ज्ञानी लोग दिखेंगे, वहां पे भी मूर्ख लोग दिखेंगे। तो हर पंथ में आपको ज्ञानी भी दिखाई देगा, मूर्ख भी दिखाई देगा। हम ज्ञानियों से बात करते हैं और मूर्ख की आलोचना करते हैं, और ऐसे नहीं कि आप एक राजा के तरफ जाते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अकबर के पास तानसेन जाता है और बैजू बावरा भी होता है, तो बैजू बावरा के पास तानसेन आता है ना, क्योंकि तानसेन को पता है कि जब राजा बुलाएगा तो उसे गाना पड़ेगा। लेकिन जो बैजू बावरा होता है, बोलता है जब मेरा मन करेगा तब मैं गाना गाऊंगा। तो दोनों में फर्क होता है। तो लोग तानसेन को याद रखते हैं, तानसेन का दया आनी चाहिए कि बेचारा सो रहा है, अकबर बोलेगा चलो अभी गाना गा मेरे लिए, क्योंकि उस समय तो विविध भारती नहीं था, उस समय टीवी और एफएम रेडियो नहीं था। तो जब चाहेगा राजा तुम्हें बुला लेगा, बोलेगा देख मैं तेरे को 10 गाँव दिया हूँ, 50 गाँव दिया हूँ, तो जब बुलाऊंगा तब आओगा। तो वो तानसेन होता है। बैजू बावरा कहता है कि देखो मेरा तो, मैं जब मन कहेगा मैं गाऊंगा, मैं नदी के बगल में गाऊंगा, नहीं गाऊंगा जब तक मेरे वो दिनचर्या चल रहा है, मुझे टेंशन नहीं है। तो ये दोनों माध्यम दुनिया के पास है। एक तानसेन जिसको बनना है तो वो अकबर के सामने सर झुकाएगा, और जिसे बैजू बावरा है वो बोलेगा कि भैया मुझे, जैसे पहले जमाने में ऋषि कहेंगे कि देखो गाय चाहिए, एक गाय चाहिए जिससे हम घर संभाल लगे। और अगर आप शास्त्रों में देखें तो जो ऋषि होते हैं उनके पास कामधेनु गाय रहती है, और ऋषि हमेशा कहेगा जिसके पास इच्छा नहीं है उसके पास इच्छा पूर्ति गाय आती है। तो ये एक रूपक है, दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि देखो अगर तुम्हें सचमुच में नॉलेज चाहिए तो आपको इंस्टीट्यूशन से बच के रहना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आपके दिमाग का ये क्या बोलते हैं, भरता बना देगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन आपको कंट्रोल करना चाहेगा। ये अकबर और तानसेन तो मुहावरे हैं ना, आजकल के जमाने में अकबर आपने मुगलों के बारे में बात किया, ये मूर्ख लोग बात करेंगे। जो ज्ञानी है जाएंगे नहीं विक्रमादित्य के पास, बिकॉज राजा के पास अगर जाओगे तो राजा का तलवार बोलेगा आप कब गाओगे कब नहीं गाओगे। तो वहां पे ज्ञान नहीं होता। राजा के जो महल में ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, वहां पे केवल भय मिलेगा, असुरक्षता मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, सरस्वती नहीं मिलेगी। क्या बात है सर। अगर हम किताब की तरफ लौटें और मैं आपसे ये पूछूं कि आपका किताबों की तरफ, पढ़ने की तरफ रुझान कैसे हुआ? अगर बहुत शुरुआत में आप अपना कोई ऐसा वाकया बता पाएं, या ये शुरुआत बता पाएं कि कैसे किताबों में आपकी दिलचस्पी हुई, तो बताएं जी। देखिए पहले तो जमाने में पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उनको जॉब के लिए तो पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगा, सिंपल है।
तो पढ़ाई तो इसलिए करना पड़ता है, नॉट कि हमें ज्ञान में इंटरेस्ट है, बट क्योंकि हमें जॉब चाहिए, तो हम जॉब के लिए पढ़ाई, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। तो पहली मेरी पढ़ाई वैसे ही होती थी कि देखो क्लास में अगर फर्स्ट रैंक आया तो मुझे वो आई विल गेट दैट एडमिशन, कि वो एसएससी एचएससी में रैंक मिलेगा तो मुझे वो कॉलेज। तो मुझे मेडिकल, मैंने एसएससी जब कर दिया तो बॉम्बे में सिस्टम था, तभी मैंने एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो वो पढ़ाई उसके लिए करता था। तो आई वाज गुड एट स्टडीज, कि भैया वो भी एक असुरक्षा था, मध्यम वर्गीय घर में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमने कर लिया। लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज गए तो मुझे पता चला कि देखियो इसमें मुझे दिलचस्पी है नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ तो रहा हूँ, मार्क्स तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी नहीं बिताना है यहाँ पे। तो मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, फार्मा इंडस्ट्री में भी रुचि नहीं थी, तो अपने रुचि के लिए मैं पढ़ना शुरू किया आफ्टर मेडिकल कॉलेज। और वहां मुझे देखा कि मुझे माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो माइथोलॉजी शब्द जो है उसका हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये शब्द ही अंग्रेजी शब्द से आया है। तो माइथोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं उसी के ऊपर पढ़ता था, वो फॉर माई प्लेजर, तो अपने खुशी के लिए मैं पढ़ता था। वहां से मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे लाइफ में वो सब सॉल्व हो जाते थे। तो एक जगह जाता था काम करने के लिए और दूसरी जगह जाता था अपनी खुशी के लिए। धीरे धीरे समय के साथ मैंने देखा जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जब मैं उसके लोगों से पहुंचाता था, बिकॉज मेरे लिखने में इंटरेस्ट था, तो लोगों को वो बहुत पसंद आता था, कि मैंने देखा कि लोगों में बहुत प्यास है, जिज्ञासा है ये जानने के लिए। तो ज्यादा एडिटर्स, पब्लिशर्स मेरे पास आने लगे। तो मैंने कभी कोई पब्लिशर के पास नहीं गया, पब्लिशर मेरे पास आते रहे, कहीं मिल गए, कहीं मेरी बात सुन ली, कहीं वाया वाया पहुंच गए, और मैंने उनके लिए किताब लिखी, और बाय चांस वो सब सक्सेसफुल हुए। तो जितने सक्सेसफुल लास्ट 25 सालों में, तो धीरे 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 करके वो फार्मा इंडस्ट्री की जॉब मैंने छोड़ के फिर मैं इस तरह, क्योंकि यहाँ पे मेरा पढ़ना और लिखना दोनों साथ में चलता है। पढ़ना इज फॉर इनपुट और लिखना इज आउटपुट। और लेक्चर भी मैं देता हूँ, वो दूसरे प्रकार का आउटपुट है, तो लेक्चर भी देता हूँ। तो ये मेरा जो लाइफ है वो ज्ञान का इनपुट और ज्ञान का आउटपुट में है, तो वहीं पे है। तो मैं पैकेज करता हूँ ये ज्ञान ताकि लोगों तक पहुंचे। जी, तो माइथोलॉजी में सर कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए, जिसको दिलचस्पी है या जिसको नहीं भी है उसको पढ़नी चाहिए? देखिए, माइथोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जो कॉलेज और स्कूल में नहीं पढ़ाते, और इसका अर्थ शब्द भी उसके धीरे धीरे बदल रहा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आजकल सच और झूठ के ऊपर बातें चल रही है। और लोगों को लगता था पहले जमाने में, अभी भी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो बोलेंगे कि आप माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल क्यों करते हो। तो हमें ऐसे मूर्खों के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि वो समझते नहीं है शब्द का अर्थ क्या है। तो ये एक किताब ऐसे बताना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैं लिखता हूँ इस कई किताब किताबें बता सकते हैं आप? नहीं, आप जैसे आपने जो शुरुआत में पढ़ी हो, जब आपने मेडिकल से इधर ट्रांजिशन लिया उस वक्त। एक है जोसेफ कैम्बल्स की किताब, बहुत फेमस है। ये है द हीरो विद 1000 फेसेस, मास्क्स ऑफ गॉड। ये जोसेफ कैम्बल की किताबें हैं। फिर देयर इज अ वेरी फेमस बुक ऑन मिथ, क्रिटिकल एडिशन बाय लॉरेंस कूप। तो ये इनफैक्ट क्रिटिकल एडिशन बाय लॉरेंस कूप इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज वो एक एकेडमिक ने लिखा है और वो पूरी मिथोलॉजी की हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स के लिए, बट फ्रॉम अ लिटरेरी एंगल। तो वो लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, तो वो लिटरेचर के एंगल से फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं, लीवाई स्ट्राउस के बारे में बात करते हैं। तो मिथोलॉजी पढ़ते कैसे हैं, उसको आप, उसका परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, किसको हम मिथोलॉजी कहेंगे, किसको हम हिस्ट्री कहेंगे, किसको हम लेजेंड कहेंगे, किसको हम फोकलोर कहेंगे। तो वो बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये आई थिंक दैट इज अ बुक दैट आई वुड एडवाइज पीपल टू रीड। वो मिला है ऑनलाइन, उसका किंडल तो है थोड़ा, बट दैट इज द बुक आई विल रेकमेंड। और वो मैं एक्सीडेंटली, मुझे आई थिंक कोचिन या त्रिचूर एयरपोर्ट में मैं गया था कुछ दोस्तों के साथ, और लाइब्रेरी में मेरे दोस्त ने उसको उठा के कहा कि अरे यू शुड रीड दिस बुक। सो इट इज एन एक्सीडेंटल फाइंड, जस्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। वो बुक मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ लोगों को। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हैं जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं अपने, उनको कौन सी किताबें आप रेकमेंड करेंगे, अगर वो पढ़ने में उनकी दिलचस्पी भी बनी रहे और उनके लिए कुछ एक कायदे का काम भी हो जाए कि अगर वो किताबें वो पढ़ ले तो? देखिए, मैं तो अपनी किताब बोलूंगा ऑनेस्टली। क्यों? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
बिकॉज मेरे बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में अभी उसके हिंदी अनुवाद हो चुके हैं, राजकमल ने जी किया है। जी। सो मुझे याद नहीं, लेकिन द इंग्लिश वन इज कॉल्ड गर्ल हु चोज, सीता के 5 निर्णय, एंड दूसरा महाभारत के लिए मेरे को बॉयज हु फॉट, तो वो अभी उसका काम चालू है, अनुवाद का काम चालू है। तो बॉयज हु फॉट, सो दिस इज द बुक। नहीं तो फिर ऑमनीबस एडिशन है मेरे, ऑमनीबस एडिशन में जो देवलोक सीरीज ऑफ स्टोरीज है, जहाँ पे देवी देवता, हाँ, सो ये पुफिन में है। फिर एक और एक किताब है पशु जो है वो जानवरों के बारे में बताता है। फिर ये ओलंपस जो ग्रीक मिथोलॉजी की किताब है, उसको ये ग्रीक मिथोलॉजी, क्योंकि मैंने देखा कि इंडियंस अंग्रेजी लोग जो होते हैं उनको बहुत एक्सेस मिलता है ग्रीक मिथोलॉजी को, बट मैंने पूछा कि हाउ डू हिंदी स्पीकिंग पीपल गेट एक्सेस टू ग्रीक मिथोलॉजी, एंड आई रियलाइज कि ज्यादा किताब नहीं है ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर, तो हमने इसको ट्रांसलेट करा दिया। दिस वाज डन बाय राजपाल बुक्स, सो राजपाल तो उन्होंने दे हैव मेड दिस एक्सेस। तो ये किताब मैं जरूर रेकमेंड करूंगा लोगों को हिंदी बेल्ट में, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत पॉपुलर है, तो मेरी हनुमान चालीसा इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड, क्योंकि हनुमान चालीसा लोगों को पता है, लेकिन उसके अंदर क्या लिटिल डिटेल्स, कितने डिटेल्स आते हैं हनुमान चालीसा का, दैट इज वन बुक आई विल रिकमेंड कि हनुमान चालीसा पढ़े, ताकि हमें हनुमान चालीसा के अंदर से कैसे ज्ञान आता है वो समझ में आए। मैंने देखा कि बहुत लोग उसका पाठ करते हैं लेकिन उनको अर्थ नहीं समझता, जैसे मंत्र उपचार करते हैं लेकिन मंत्र का ज्ञान नहीं है। वैसे तो मैंने कहा कि हनुमान चालीसा इज अ बुक दैट आई वुड रेकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा सर, एक दिलचस्प सवाल है, देवलोक विद देवदत्त पटनायक जो वो सीरीज है पूरी किताबों की, और जो एपिक पे भी आता भी था वो प्रोग्राम, कथाएं हैं जो हमारा साहित्य है पुराना, उससे मुझे ये बताएं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कहानियों की या कथाओं की क्या अहमियत है? देखिए, कथाओं को पंचम वेद कहा गया है, तो 4 वेद जो होते हैं, तो जो ज्ञान है वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, निर्गुणी है, और निर्गुण ज्ञान को सगुण बनाने के लिए कहानी के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए जैसे जब नाटक में हम कहते हैं पात्र है, ये नाटक का एक पात्र है। पात्र का मतलब क्या है? एक वेसल, एक जिसके माध्यम से, जैसे ये एक पात्र है, पात्र के अंदर कॉफी है, तो हम पात्र का वैल्यू नहीं है, कॉफी का वैल्यू है, लेकिन पात्र के माध्यम से हमारे पास कॉफी आता है। वैसे ही वेद का जो ज्ञान है वो कहानियों के माध्यम से आता है, और इसलिए रामायण महाभारत जब हम पढ़ते हैं वो केवल कहानी के माध्यम से नहीं, उसे इनफैक्ट ये मेरी एक किताब ये मेरा ऑनेस्टली लिखते समय सबसे मजेदार कहानी था, इज कॉल्ड रामायण बनाम महाभारत, रामायण वर्सेस महाभारत, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये रियली, जब आप कंपेयर करोगे रामायण महाभारत को, कि कहानी के माध्यम से लेखक जो ऋषिगण है वो वैदिक ज्ञान कैसे, कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, धर्म संकट का ज्ञान, आत्म का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मोक्ष का ज्ञान, ये जो बातें हैं जो बहुत ही निर्गुणी है, इन्हें सगुणी का, जैसे केस स्टडीज कह सकते हैं जी, जो मैनेजमेंट में हम केस स्टडीज कहते हैं, एक थियरी होता है, उसका एक केस स्टडी होता है। तो जब आप एमबीए पढ़ने जाते हो तो आपको एक थियरी पढ़ाया जाता है, फिर केस स्टडी पढ़ाया जाता है। वैसे ही ऋषिगणों ने कहा कि देखो, वेद का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को पहुंचाने के लिए कहानी इज द बेस्ट। और आज भी मैं जब लेक्चर देखता हूं, तो जब लेक्चर में मैं थियरी बात करता हूं तो कुछ देर के बाद लोगों को सर दर्द होने लगता है कि सर बहुत हैवी है, लेकिन जब मैं कहानी बताता हूं तो मैं देखता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। तो ये मोस्ट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि आप पात्र में ना अटके, क्योंकि लोग उसी पात्र में अटक जाते हैं कि राम ऐसे थे, रावण वैसा था, राम रावण से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा आत्मज्ञान, उसके अंदर जो आत्मज्ञान है, पात्र के भीतर जो ज्ञान है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिकॉज ये केवल रामायण महाभारत केवल माध्यम है, राजनीति का माध्यम नहीं है, ये धर्म का माध्यम है, जिसके भीतर धर्म, धर्म संकट, कर्म, मोक्ष, आत्मा, ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे धीरे धीरे आपके तक आए। सर ये बताएं कि पढ़ने की महिमा क्या है? जो लोग नहीं पढ़ते हैं, किताबों से कोई सरोकार नहीं है जिनका, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है ताकि हम पशु से पुरुष के तरफ एक यात्रा है,
पशु से पुरुष की तरफ यात्रा। तो उसके लिए केवल एक ही है जो पशु और पुरुष के बीच में फर्क, केवल ज्ञान। तो ज्ञान आएगा कहां से? एक तो अनुभव से आएगा, एक तो कथा से आएगा। तो या तो मैंने अनुभव किया, या किसी के कथा से मेरे पास आया, या मुझे किसी ने बताया। तो पहले जमाने में जो कथाकार कथा लेके आता था, फिर धीरे धीरे लेखन शुरू हुआ। तो लेखन के माध्यम से लेखक के बगैर कहानी जाती। पहले जमाने में जब लोग कहते थे कि ब्रह्म हत्या पाप है, क्यों बोलते थे? क्योंकि उस समय मौखिक परंपरा थी, और जो ब्राह्मण था उसका काम था ज्ञान को, वो लाइब्रेरी के जैसे था, उसके पास सब ज्ञान था, उसको समझ में नहीं आता था लेकिन वो मेमोराइज करता था, उसको वो स्मरण शक्ति था उसके पास। तो वो पूरे दिन उसे रट्टा मार के ताकि वो ट्रांसमिशन रहे। तो जब वो आएगा तो मतलब उस ब्राह्मण एक लाइब्रेरी था, इसलिए कहते थे कि ब्रह्म हत्या पाप। अभी आजकल लोग उसका कुछ अलग मीनिंग लेते हैं। वो मौखिक परंपरा के समय आप कथाकार को कभी नहीं मारते। तो एक बहुत फेमस कहानी है भागवत पुराण में, जहां बलराम जी एक सुत को मारते हैं, और वो बहुत ही महापाप कहा गया है क्योंकि वो एक सुत को मारते हैं, उग्रश्रवा को मारते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि आपने कथाकार को मार के कथा का हत्या कर दिया है। तो अभी धीरे धीरे जब किताब आने लगे तो किताब के माध्यम से फिर हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब बनने लगे। अभी किताब आए, पहले ताम्रपत्र थे, फिर ताड़पत्र आया, ताम्रपत्र आया, फिर धीरे धीरे शिलालेख आए, फिर धीरे धीरे कागज और कलम आए, फिर आपके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, फिर लाइब्रेरी। आजकल क्या, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज बटन प्रेस करते ही आपके पास ज्ञान, आज किताब आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, केवल एक माध्यम आपके तक पहुंचाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि खाना को मैं परोस सकता हूं, खाना आपका काम है, पचना आपका काम है, पोषण को आपके शरीर के अंदर खींचना भी आपका काम है। तो किताब क्या करता है? किताब आपके घर में डिलीवरी कर देगा, स्विगी जैसा डिलीवरी करता है खाना। वो ज्ञान आपके टेबल पे रख देगा, उसको उठाना, उसे पढ़ना, उसे पचना, उसका पोषण करना, उससे पोषण प्राप्त करना, वो रिसीवर का काम है, वो ट्रांसमीटर का काम नहीं। तो जैसा अन्न काम करता है वैसे ही विद्या काम करती है। तो विद्या का वैसे ही है। किताब ऐसे ही चलता है। तो और अलग अलग, जैसे खाने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि गंदे खाने होते हैं, घर का खाना होता है, बाहर का खाना होता है, पौष्टिक खाना, अनहाइजीनिक फूड, बैड फूड, बहुत अच्छा लगता है, दिखता बहुत अच्छा है, खाने के बाद आपको बदहजमी हो जाती है। तो वैसे ही किताब भी होते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत पॉपुलर है, मार्केट में बहुत चलता है, लेकिन उसके अंदर पोषण नहीं है। वो कोको कोला जैसा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, और कुछ दूध जैसा होता है, कुछ मक्खन जैसे होता है, कोई पनीर जैसे होता है। तो अलग अलग प्रकार। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर वो दूध से कुछ नहीं होगा। तो आपको भी आपका शरीर, तो ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का गेम होता है। क्या बात है सर। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आप तो डिजिटली अभी किंडल से पढ़ते हैं, लेकिन आपकी पसंदीदा लाइब्रेरी अगर मैं पूछूं, या किताबों की कोई दुकान या कोई जगह जहां से कोई याद भी जुड़ी हो, अगर आप बताना चाहें तो जो बॉम्बे इज वेरी फेमस फॉर स्ट्रैंड बुक स्टॉल था, फिर क्रॉसवर्ड्स तो बाद में आया, बट पहले स्ट्रैंड, आप गली गली रस्ते रस्ते में दुकान मिलेंगे जो लोग बेचते रहते, सेकंड हैंड बुक्स नॉर्मली बेचते हैं, एयरपोर्ट के पास, स्टेशन के पास। तो बॉम्बे में बहुत, हर स्टेशन के बाहर एक आदमी होगा जो किताब बेचता है, उसका नाम कुछ नहीं पूछ के, लेकिन वहां पे मैंने सबसे अच्छी किताबें देखी है, और वो भी पहचान लेते हैं कि ये आदमी को किताब पसंद है, तो आपके हिसाब से वो किताब रख लेंगे, सर आपको ये शायद अच्छा लगेगा। तो ये जो अनामिका लाइब्रेरी में कर सकते हैं, उनका नाम हमको पता नहीं कौन है ये लोग, शायद वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको किताब से देखा कि अलग प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे, और वो उनसे मुझे बहुत कहानी मिली। लाइब्रेरीज जो बुक शॉप्स इन एयरपोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। रेलवे स्टेशन के जो बुक शॉप्स हैं मुझे बहुत पसंद है। तो ये बड़े बड़े बुक शॉप्स नहीं है, छोटे छोटे बुक शॉप्स हैं, हर सिटी में मिलता है, हर स्टेशन में मिलता है, हर एयरपोर्ट में मिलता है, हर गली में मिलता है। और ये टेक्स्ट बुक वाले नहीं है, ये नॉन टेक्स्ट बुक वाले। टेक्स्ट बुक वाले केवल आप पढ़ते हो एग्जाम पास करने के लिए, वो ज्ञान वहां नहीं है, वो जॉब के लिए पढ़ते हैं। जॉब वाले किताब बहुत अलग होते हैं। वो यूपीएससी का मैंने किताब लिख लिया, वो जॉब वाली किताब, ज्ञान वाली किताब नहीं है। मैं उसको विद्या लक्ष्मी कहता हूँ। विद्या लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत फर्क है। विद्या लक्ष्मी जॉब के लिए है और सरस्वती आत्मज्ञान के लिए होता है, ये दोनों अलग है।
तो एक लक्ष्मी के लिए और एक आत्मा के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जब पढ़ते हो, कोई टाइम पास के लिए पढ़ता है, कोई लक्ष्मी के लिए पढ़ता है और कोई आत्मा के लिए पढ़ता है। क्या सर, अभी क्या लिख रहे हैं आप, जो ताजा काम है आपका, और किस तरह से लिखते हैं, अगर ये भी बता पाए, क्या प्रोसेस रहती है, अभी आप क्या तो काम कर रहे हैं? मेरे तो साल में 3-4 किताब निकल आते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई आइडिया आता है मेरे पास, तो मैं उसको इमीडिएटली एक आर्टिकल बना देता हूँ। कोई नई विचार आ जाता है तो मैं हर हफ्ते मेरे 2 अंक छपते हैं, 3 इनफैक्ट। तो एक मिड डे में मैगजीन में आता है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, अभी हिंदू में शुरू हो गया है। तो आई राइट अबाउट एवरी वीक 3 to 4 कॉलम्स। तो वो एक डिसिप्लिन है उसके साथ। दूसरा है फिर आर्टिकल से किताब आते हैं, बड़े बड़े विचार आते हैं, तो मैं साइमल्टेनियसली कई किताब लिखता हूँ। जैसे अगर ये किताब मैं लिखना शुरू किया तो मुझे कैसे होगा, शुरुआत होगी ये, मैं हमेशा टाइटल पहले लिखता हूँ और ब्लर्ब लिखता हूँ। आई राइट द ब्लर्ब कि क्यों लिख रहा हूँ मैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं लिख क्यों रहा हूँ। जैसे ये किताब जब लिखी थी तो मैंने कहा कि देखो ये दिखाने के लिए कि देखो रामायण और महाभारत में आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो लिटरेचर के लोग हैं वो ऐसे नहीं करेंगे, साइंस में दिखाई जाता है, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स। लिटरेचर में मैंने कभी नहीं देखा, तो मेरा जो साइंस बैकग्राउंड है आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि देखो कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है। इससे मैं चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर उनको ये सब विषयों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिंदगी में तरक्की के लिए इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, जिसे लिबरल आर्ट्स कहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। सो आई राइट ऑन टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये मेरा बहुत समय जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई टाइम गोज इन टेबल ऑफ कंटेंट लिखने में, और फिर जाके लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो एक किताब मुझे 4-6 महीने लग जाते हैं, अभी तो 3 महीने में होता था। सो आई राइट बुक, फिर उसके बाद उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिजाइन, क्योंकि मैं इलस्ट्रेट भी करता हूँ। इलस्ट्रेट करते हैं जी। तो मेरी किताब में इलस्ट्रेशन होता है, तो देखिए हर किताब में एक इलस्ट्रेशन है। तो अगर ये यहाँ पे 56 चैप्टर्स है तो 56 इलस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। ये किताब में अबाउट 40, तो यहाँ पे 42 पिक्चर्स हैं। यहाँ पे अगर होगा तो 100 पिक्चर्स है। तो आप देख सकते लिखना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइज करो, लिखो, रिसर्च करो, इलस्ट्रेशन करो, उसे डिजाइन करो, उसे फिर मार्केट करो, उसको ट्रांसलेशन करो, उसके ऊपर रिव्यूज देखो। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और मैं करता रहता हूँ 24, ये तो मैं पूरा करता रहता हूँ। वाह क्या बात है सर। ये आखिरी सवाल है मेरा, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत मजा भी आ रहा है। जैसे ये मैं आपसे, चूंकि आप आखिरकार एक किस्सा गो हैं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां लिखते हैं, जो अभी माहौल है जिसमें कुछ लोग धर्म की एक कट्टर छवि पेश करते हैं, एक तबका है हमारे समाज में, तो मैं आपसे कुछ किस्से सुनना चाहता हूं, जो एक हमारी जो छवि है, जो एक समावेशी छवि है, जो सबको लेकर चलती है और एक उदारता में विश्वास रखती है, और उससे जुड़े कुछ किस्से हो, या कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी एक तबका है हमारे समाज में जो धर्म की कट्टरता को पेश करना चाहता है, धर्म के कट्टर रूप को पेश करना चाहता है, तो मैं आपसे कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से सुनना चाहता हूं जो इसके बरक्स धर्म की एक उदार छवि, एक सहिष्णु छवि, एक समावेशी इंक्लूसिव छवि को सामने लाते हों। कुछ ऐसे किस्से धर्म से जुड़े हुए जो हमारे पौराणिक आख्यानों में मिलते हों, किताबों में मिलते हों। जैसे गाय को लेकर ही बहुत विवाद है, तो गाय को लेकर कोई किस्सा हो, या धर्म को लेकर, जो ये ना दूसरी छवि। तो ये कहानी मैं शबरी के बेर की कहानी मुझे बहुत पसंद है। जी जी जी। तो पहली बात है कि शबरी की बेर की कहानी हमें हिंदी आख्यानों में 17वीं शताब्दी से मिलती है, भक्ति माला लेखक से, उसके पहले नहीं मिलता है। उसके पहले शबरी की कहानी जो रामायण में मिली है, और जो तुलसीदास में भी शबरी की कहानी, शबरी के बेर की कहानी हमें ना तुलसीदास में मिलती है ना वाल्मीकि, तो कहाँ से आया ये कहानी हमें पता नहीं है, लेकिन भक्ति काव्यों में ये मिला जाता है 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में। शायद पहली बार ये कहानी हमें उड़ीसा से आती है, सारण दंडी रामायण में। दंडी रामायण में एक उल्लेख है, शबरी आम देती है राम को। तो ये कहानी एक उसका एक अलग इतिहास है, लेकिन ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें बहुत चीज निकल आती है
एक स्टोरी के माध्यम से। तो शबरी कहते हैं कि तो राम जी को एक खबर आती है, सीता का अपहरण हुआ है, और जटायु मरने के पहले राम जी को बताते हैं कि देखो दक्षिण दिशा में रावण नामक एक राक्षस ने सीता का अपहरण करके उसे दक्षिण दिशा में लिया, उसके आगे और कुछ उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो राम दक्षिण की दिशा चलते रहते हैं, ना खाते हैं, ना बैठते हैं, ना रेस्ट करते हैं, वो चलते जाते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। वो ढूंढते 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 वो थके हुए हैं, उनके शरीर में पसीना आ गया है, लेकिन वो चल रहे हैं, उनके पीछे उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। तो एक जंगल में एक सडनली उनके सामने एक शबरी नामक एक महिला आती है। वो एक वनवासी है और वो कहती है कि देखो आप तुम थके हुए हो, जरा बैठो और भूखे लगते हो, मेरे पास कुछ बेर है, आप खाइए। तो राम जी तुरंत बैठ जाते हैं और उसके बेर स्वीकार करते हैं। तो शबरी बेर को लेती है, एक उसको चखती है और देती है राम को। चखती है, जो पसंद नहीं है उसे फेंक देती है। और जब चख के लक्ष्मण जी को देते हैं तो लक्ष्मण जी को नाराजगी आ जाती है और लक्ष्मण कहते हैं कि आप झूठा बेर हमें कैसे दे सकती हो, ये तो सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हमारा अपमान है, हम रघुकुल के राजकुमार हैं, ऐसे हमें कोई झूठा खाना देता है, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राम वहां चुप बैठे रहते हैं और देखते हैं लक्ष्मण क्या कह रहा है। तब राम जी के मुंह से निकलता है कि लक्ष्मण दर्शन करो, तुम क्या देख रहे हो और मैं क्या देख रहा हूं। हम दो युवक, हमारे हाथ में हथियार, हम जंगल में जा रहे हैं, हमारे आंख लाल है, हम एक दिशा दक्षिण के दिशा में जा रहे हैं, हम भयानक दृश्य है, कोई भी पशु हम प्राणी हमारे सामने नहीं आएगा क्योंकि हम योद्धा है, क्षत्रिय है। वो डर रहे हैं कि ये कहीं जा रहे हैं युद्ध के लिए, कोई हमारे सामने नहीं आएगा। ये महिला हमारे सामने आई है, ये बहुत ही वीर महिला है, पहली तो ये बात। दूसरे, आई क्यों हमारे सामने? हमें खाना खिलाने के लिए, हमें अतिथि बनाने के लिए, हमारे सुख के लिए। तो वो अब मेरे सुख के लिए आई है, तुम अपने सुख के लिए नहीं आई कि बेचारे लोग, उनको खाना नहीं, दुखी दिख रहे हैं, उन्हें कुछ खाना देना चाहती हो, उसे कुछ नहीं चाहिए हमसे। तो मैंने एक उदार महिला देखा, वीर महिला, उदार महिला। और तीसरी बात, वो जब चख रही है बेर, वो चख रही है ताकि सबसे अच्छे बेर हमें मिले। तुम्हें लगता है वो झूठा करके दे रही है, तुम्हें अपमानजनित करना। और ये जो झूठे की जो बात तुम कह रहे हो, ये राजमहल की प्रथा है जो तुमने राजमहल में देखा है। जंगल के लोग राजमहल में नहीं रहते, उन्हें ये प्रथा के बारे में पता नहीं है। तो तुम ऊपर अपना न्यायाधीश बन के अपना जजमेंट पास कर रहे हो। तो तुम अपने आप को लॉयर बना दिया, अपने आप को जज बना दिया और चिल्ला रहे हो ऐसे। और वो बेचारी महिला डर रही कि मैंने गलत क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो तुम न्यायाधीश बन रहे हो बिना किसी का दर्शन करके, ये अहंकार का चिन्ह है। तो जब भी कोई चिल्लाने लगता है, जब भी कोई कहता है कि सही गलत न्यायाधीश की जैसे बात करता है, तभी हमें ये जानना चाहिए कि ये एक अहंकारी है। राम जी ने देखा, एक वीर महिला को देखा, एक उदार महिला को देखा, उसके प्यार को देखा है। लक्ष्मण ने देखा झूठा भोजन से मेरा अपमान कर रहा है। तो जो अहंकार है, तो लक्ष्मण और राम में ये फर्क है। दर्शन करना। तो जब कोई दर्शन करके हमेशा उत्तेजित रहता है, हमें याद रखना चाहिए कि वो लक्ष्मण जैसा व्यवहार कर रहा है। राम जी उत्तेजित नहीं होते, वो हमेशा शांत रहते हैं। उन्हें समझ में आता है कि वीर कौन है, उदार कौन है, किसके हृदय में प्रेम है। जो अहंकारी होता है, ना उसे उदारता दिखाई देता है, ना उसे प्रेम दिखाई देता है, ना उसे वीरता दिखाई देता है, उसे केवल झूठा बेर दिखाई देता है। ये है हमारा शास्त्र का ज्ञान। वाह, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, यहाँ आए और इतनी सारी बातें हमें बताई। और दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि वो बताएं कि उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा। और हम फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। सर बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच।